आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी होगी और 9 करोड़ किसानों के खातों में ये सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी आज पीएम किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करेंगे। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए 9 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 19,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इस मौके पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसानों से बात भी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से स्कीम चलाई है। इस योजना के तहत गरीब किसानों को हर साल 3 किस्त में 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक किसानों को 2,000 रुपए की 7 किश्त मिल चुकी है। अब 8वीं किस्त आने वाली है। पिछली बार 25 दिसंबर 2020 को करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की घोषणा 2019 में अंतरिम बजट में की गई थी। ये स्कीम दिसंबर 2018 से लागू हुई थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कोरोना टीके की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीन की कमी को लेकर आलोचना झेल रही मोदी सरकार पर अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि देश में टीके की कमी केवल प्रधानमंत्री की वजह से है। हर महाज पर ये सरकार सरासर नाकाम साबित हुई। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी गवर्नमेंट को कि वो बताएं कि उन्होंने अब तक कितने वैक्सीनेशन, कब उन्होंने ऑर्डर दिया, कितने उन्होंने प्रोक्योर किया। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जब तक सभी भारतीय टीका नहीं लगवा लेते तब तक लोगों की जिंदगी को बचा पाना मुश्किल होगा। ओवैसी के मुताबिक मोदी सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर महीने 30 करोड़ टीके की खुराक दी जाए, लेकिन अफसोस वो इसमें नाकाम रहे हैं। आगे ओवैसी ने कहा कि वैक्सीन की कमी केवल प्रधानमंत्री की वजह से है। उन्होंने ऑर्डर देरी से दिया। हमारे पास पारदर्शिता नहीं है। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा वैक्सीन की कमी पर पूछे गए एक सवाल पर भड़क गए। गुस्से में क्या कहा उन्होंने, आइए देखिए। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा देश में वैक्सीन की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर भड़क गए। बेंगलुरु में पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा तो जवाबी प्रश्न करते हुए कहा, क्या सरकार में बैठे लोगों को टीके के उत्पादन में नाकामी की वजह से खुद को फांसी पर लटका लेना चाहिए? वहीं बीजेपी महासचिव CT रवि ने कहा कि यदि व्यवस्थाएं नहीं होती तो 10 गुना ज्यादा मौतें होती। विद गुड इंटेंशन ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು। सदानंद गौड़ा ने भरोसा दिलाया कि सरकार अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करती आ रही है। यदि काम करने के दौरान कुछ कमियां सामने आई हैं, उन्हें तत्काल दूर किया जा रहा है। और भारत में अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही भारत में जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। भारत को अगले हफ्ते कोरोना से जंग में वैक्सीन के तौर पर तीसरा हथियार भी मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते से भारत में रूस की बनी स्पुतनिक वैक्सीन उपलब्ध हो सकती है। नीति आयोग की स्वास्थ्य समिति के सदस्य VK पॉल ने बताया कि स्पुतनिक वैक्सीन भारत पहुंच चुकी है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है और उम्मीद है कि अगले हफ्ते से ये मार्केट में उपलब्ध होगी। हमें उम्मीद है कि रूस से जो सीमित सप्लाई आई है वो अगले हफ्ते से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। भारत में जुलाई से स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी शुरू होने वाला है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन के 15.6 करोड़ डोज तैयार किए जाएंगे। फिलहाल देश में अब तक करीब 18 करोड़ कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 26 करोड़ टीके लगे हैं। भारत कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में तीसरे नंबर पर है। VK पॉल ने कहा कि हमें खुशी है कि देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के 1/3 लोगों को कोरोना से सुरक्षा कवच दिया जा चुका है। आप कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरे डोज लेने के लिए 12 से 16 हफ्ते बाद तक का इंतजार आपको करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक्सपर्ट पैनल की सिफारिश पर यह फैसला लिया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविशील्ड की दूसरी डोज अब 6 से 8 हफ्ते के बदले 12 से 16 हफ्ते बाद लगेगी, जबकि जिन लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और वो कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं, उन्हें 6 महीने तक वैक्सीन नहीं लगेगी। जिनको एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो सफिशिएंट प्रोटेक्शन अंदर होती है, ऐसा डेटा आया देश से भी, देश के बाहर से भी। तो अब ये उनका व्यू बन रहा है कि ऐसे व्यक्ति को रिकवरी के 6 महीने बाद टीका लगा। देश के सभी नागरिकों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को बड़ा प्लान पेश किया। सरकार ने बताया कि अगस्त से दिसंबर तक वैक्सीन की 216 करोड़ डोज देश में आ जाएगी। इसमें 75 करोड़ कोविशील्ड, 55 करोड़ कोवैक्सीन, 10 करोड़ बीबी नेजल वैक्सीन और 15.5 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन होगी। सरकार ने दिसंबर तक 8 वैक्सीन के भारत आने की बात कही है। और दिसंबर तक बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन आ सकती है। कोवैक्सीन के ट्रायल को DCGI ने मंजूरी दे दी है। इसी साल दिसंबर के अंत तक बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने 2 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी। ये ट्रायल दिल्ली एम्स, पटना एम्स, नागपुर के MIMS अस्पतालों में 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ट्रायल में पहली और दूसरी वैक्सीन के डोज में 28 दिनों का अंतर होगा। इससे पहले सोमवार को ही अमेरिका ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को इजाजत दे दी है। अमेरिका के अलावा कनाडा भी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की इजाजत दे चुका है। इस बीच भारत बायोटेक के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए। हालांकि कंपनी ने कहा है कि संक्रमित कर्मचारियों के छुट्टी पर होने के बाद भी वो वैक्सीन की मांग को पूरी करने के लिए बाकी कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। तो देश में कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले जिलों के डीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 और 20 मई को एक बैठक करने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी 18 से 20 मई को कई राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री 18 मई को 9 राज्यों के 46 डीएम के साथ और 20 मई को 10 राज्यों के 54 डीएम के साथ ऑनलाइन बैठक करेंगे। ये वो जिले हैं जहां कोरोना संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वैक्सीनेशन अभियान की भी समीक्षा करेंगे। कोरोना के मामलों में 2 दिन की कमी के बाद 24 घंटों में फिर तेजी देखी गई है। देश में 24 घंटों में कोरोना के 3,62,727 नए केस आए हैं। 24 घंटों में 4,120 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 24 घंटों में 3,55,181 मरीज ठीक भी हुए। राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 15% से नीचे आ गई है। जयपुर के नाहरगढ़ लॉयन सफारी के लॉयन त्रिपुर कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जिसका IVR ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। 1 मिनट में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। जयपुर के नाहरगढ़ लायन सफारी में शेर त्रिपुर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। यूपी के बरेली में मौजूद IVRI ने इसकी पुष्टि कर दी है। IVRI बरेली के मुताबिक शेर त्रिपुर RT-PCR जांच में कोरोना संक्रमित पाया गया है। एक सफेद बाघ का सैंपल भी संदिग्ध मिला है, लेकिन इनके सैंपल की जांच से कोरोना की पुष्टि नहीं होने पर इनके सैंपल दोबारा से मंगाए गए हैं। वहीं जयपुर की एक दूसरी शेरनी सृष्टि और 2 बाघ नाहर और रंभा और एक पैंथर के सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से IVRI के पास 13 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। गौरतलब है कि सबसे पहले हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का मामला सामने आया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश के इटावा में मौजूद लायन सफारी में एक शेरनी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। अब जयपुर के शेर त्रिपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस ड्राइवर्स पर ट्रैफिक पुलिस ने नकेल कसी। ट्रैफिक पर फिक्स किराए की राशि चिपका दी गई। आइए देखते हैं एक नई रिपोर्ट।
नोएडा में भारी शिकायतों के बाद कोरोना मरीजों को अस्पताल या घर ले जाने में उनके परिवार वालों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए हर अस्पताल में एम्बुलेंस के लिए तय किए गए रेट एम्बुलेंस पर चिपकाए जा रहे हैं। इसके अलावा जगह जगह लोगों की मदद करने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, जिसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। दरअसल एम्बुलेंस ड्राइवरों की मनमर्जी से रेट लेने की शिकायतें लगातार बढ़ती जा रही थी। 5 किलोमीटर तक की दूरी के भी 8 से 10 हजार रूपए वसूले जा रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एम्बुलेंस के रेट निर्धारित कर दिए हैं। दूरी के हिसाब से तय इन रेट को हर अस्पताल के गेट और एम्बुलेंस पर चिपकाए गए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 18 कोविड अस्पतालों पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो एम्बुलेंस बुक करने में लोगों की मदद कर रहे हैं। साथ ही जिन लोगों को एम्बुलेंस चाहिए वो ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर भी मदद ले सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां कूच बिहार में पीड़ित परिवारों से मिलकर वो भावुक हुए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को राज्य के हिंसा वाले इलाकों का दौरा किया। कूच बिहार के सीताल कुची में पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान राज्यपाल भावुक भी हो गए। पीड़ितों से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने कहा कि संविधान की रक्षा और बचाव करना उनका कर्तव्य है। हिंसा के डर से कई लोगों ने घर छोड़ दिए हैं, वो जंगल में जाकर रहने के लिए मजबूर है। महिलाओं ने बताया कि वो गुंडे आपके जाने के बाद एक बार फिर यहाँ आएंगे। उन्हें घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। महिलाएं मुझे कहती हैं वो फिर आएंगे हमारे पास। और गवर्नर के सामने सिक्योरिटी का सच्चा फेलियर, आई एम शॉक्ड एट इट। दिनहाटा में राज्यपाल जगदीप धनखड़ को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। लोगों ने राज्यपाल की गाड़ी रोकी और वापस जाओ के नारे लगाए। भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने अयोध्या में रामलला के लिए नई पोशाक भेंट की है, जिसे अक्षय तृतीया के दिन चारों भाइयों को पहनाया जाएगा। अक्षय तृतीया पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला चारों भाइयों के साथ नई पोशाक पहनेंगे। ये ड्रेस भजन गायिका अनुराधा पौडवाल की ओर से रामलला समेत चारों भाइयों को भेंट स्वरूप दी गई है। अक्षय तृतीया के दिन रामलला गोल्डन कलर की हैंड वोवन खादी सिल्क ब्रोकेड नई ड्रेस पहनेंगे। भजन गायिका अनुराधा पौडवाल ने भगवान राम से जल्द कोरोना संकट खत्म करने की प्रार्थना की है। देशवासियों की तरफ से ये वस्त्र मैं उनको अर्पण कर रही हूँ रामलला को, और ये दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि ये जो कोरोना संकट से अभी बहुत जल्द हमें उभारे। हैंड वोवन खादी सिल्क ब्रोकेड कपड़ा गर्मियों के लिए अच्छा माना जाता है। इस पोशाक को खादी डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने डिजाइन किया है। गोल्डन सिल्क ब्रोकेड का इस्तेमाल करके इस बार ये वस्त्र प्रभु श्री राम के लिए रामलला के लिए तैयार किया गया। अयोध्या के लोगों की सेवा के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दान में दिए हैं। देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। संक्रमण अब शहर के साथ साथ गांव को भी अपनी चपेट में ले रहा है। ये जानना आपके लिए जरूरी है कि देश में इस वक्त कहां पर कैसे हालात बने हुए हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना पर पूरे देश से ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह ग्वालियर में एक महिला ने 32 लोगों को संक्रमित कर दिया। ग्वालियर में कोरोना का हॉटस्पॉट, 1 से 32 को हुआ संक्रमण। 32 लोग संक्रमित, पूरा गांव सील। कोरोना शहर के बाद गांव में भी कहर ढा रहा है। तस्वीरें ग्वालियर के रिछेरा गांव की हैं, जहां 32 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सबसे अहम बात कि इन सभी लोगों को संक्रमण एक व्यक्ति के जरिए हुआ। इस गांव में एक महिला को प्रसव होने वाला था, उसका कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद ये जांच शुरू हुई कि ये महिला किन किन लोगों के संपर्क में आई थी, उनकी भी जांच की गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। महिला के पति समेत 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। ये खबर मिलते ही प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। किसी भी व्यक्ति के गांव में आने या बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। गांव के सभी लोगों को जरूरी सामान प्रशासन मुहैया करवाएगा। स्वास्थ्य विभाग की एक स्पेशल टीम को इस गांव में भेजा गया है ताकि जरूरत होने पर तुरंत टेस्टिंग या इलाज उपलब्ध करवाया जा सके।
कोरोना का कहर सिर्फ मध्य प्रदेश पर नहीं टूटा है, हरियाणा के गांवों पर भी संक्रमण का खतरा छाया है। जींद के गांव किला जफरगढ़ में 1 महीने में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ये साफ नहीं है कि किसकी मौत वायरल बुखार से हुई और किसकी कोरोना से, क्योंकि यहाँ टेस्ट ही नहीं हो रहे। कोरोना के टेस्ट हम करवाते नहीं भाई। क्यों? ना ज्यादा कोरोना नहीं होती तो जब मैंने बता दी कोरोना है। अच्छा जी। एक यहाँ डॉक्टरों की टीम नहीं आ रही। सीएम साहब ने बोला था कि हर एक गांव में जाके इनकी पूरी वो करेंगे हम। हमारे यहाँ कोई नहीं आ रही डॉक्टरों की टीम। गांव में टेस्ट का इंतजाम नहीं और लोग डर के मारे टेस्ट करवाने के लिए शहर नहीं जा रहे। गांव के लोगों को भय है कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर आइसोलेट कर देंगे। इनकी मांग है कि उनके गांव में टेस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। 1 महीने में 20-25 के करीब डेथ हो गई है, इसलिए लोग डर रहे हैं। सीएम साहब से हमारी यही विनती है कि हमारे गांव में डॉक्टरों की टीम भेजी जाए। देश के लोग वैक्सीन के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा के इस गांव में अब भी कुछ बुजुर्गों के मन में वैक्सीन को लेकर गलतफहमी है। कोरोना टीके लगाना है उन तक जो गांव के लोग डर हैं कि हैवी डोज के हैं, और जो बूढ़े बाढ़े हैं वो तो बिल्कुल नहीं लगवाते, क्योंकि आजकल तो बूढ़ा मन में एक डर है कि यू टीका लगवाते उनकी मौत हो जाएगी। उधर जींद के सिविल हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि सरकार गांव में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैद है। गांव में कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं। हर गांव के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है। घर घर जाकर कोरोना संदिग्धों के बारे में पता किया जा रहा है। ये गांव में डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ पे जो माइल्ड और मॉडरेट केसेज है उनको एडमिट करके उनका इलाज किया जाएगा। वहाँ पे जो लोकल टीम है उनको वो केयर करेगी, और वहाँ जो डॉक्टरों की टीम भी एक सब डिवीजन लेवल पे होगी, जो कि वहाँ पे जाके उनका दौरा करके उनको इलाज के बारे में बताएगी। स्वास्थ्य विभाग के दावों में कितना दम है, ये तो किला जफरगढ़ के हेल्थ सब सेंटर पर लगा ताला बता रहा है। देखिए, ऊपर बोर्ड पर लिखा है यहाँ 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, लेकिन ये सेंटर तो दिन में ही बंद है। आरोप है कि प्रशासन की कमेटियां कागज पर बनी हैं और गांव में अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम नहीं पहुंची है। सवाल है कि क्या इस तरह गांव में कोरोना के संक्रमण की लहर को रोका जा सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना से लड़ने के लिए देश एकजुट है, लेकिन अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें न अपनी जान की परवाह है और न ही दूसरों की जिंदगी की चिंता। ऐसे लोग खुल्लम खुल्ला कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हैं। कोरोना के इन दूतों के लिए सामाजिक दूरी का कोई मतलब नहीं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कब सुधरेंगे? कोरोना के खिलाफ कोई भी लड़ाई तब तक नहीं जीती जा सकती जब हमारे समाज में इस तरह के लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइंस का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करते हैं, और अगर उन्हें रोका जाए तो वो पुलिस पर भी हमला करने में नहीं हिचकिचाते हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की हैं, जहां तामिया इलाके में एक शादी समारोह में करीब 200 लोग पहुंच गए। खबर मिलने पर जब पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की गाड़ी पर पत्थरबाजी हो रही है। इन कोरोना दूतों को न अपनी जान की फिक्र है, न दूसरों की जिंदगी की चिंता। यहाँ तक कि इनके मन में पुलिस का खौफ भी नहीं है। पथराव में पुलिस की गाड़ी का शीशा टूट गया। एक महिला अधिकारी और ड्राइवर को चोट आई। उधर नैनीताल में पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए एक नई तरकीब निकाली है। लॉकडाउन के बीच बेमतलब इधर उधर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस ने मोबाइल क्वारंटीन वैन की शुरुआत की है। मोबाइल क्वारंटाइन वैन को आज से शुरू किया जा रहा है, जहां पर भी कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोग आवारा और बिना किसी कारणवश घूम रहे होंगे, ये वैन उनको अपने अंदर बिठाएगी और उसके बाद इनको थाने पे लाया जाएगा। इन लोगों की काउंसलिंग की जाएगी और उसके बाद विधिक कार्रवाई करके इनको छोड़ा जाएगा। ये वैन नैनीताल शहर में घूमती रहती है। जहां भी कोई व्यक्ति सड़कों पर बेवजह घूमता पाया जाता है तो उसे पुलिस पकड़कर इस मोबाइल वैन में बिठा देती है। इस मोबाइल वैन का नाम कर्फ्यू एक्सप्रेस रखा गया है। इसके गेट पर एक पुलिसकर्मी मुस्तैद रहता है ताकि कोई व्यक्ति निकलकर भागे नहीं।
इसके बाद इन लोगों को पकड़कर थाने लाया जाता है। कानूनी कार्रवाई के बाद इनके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है और फिर उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। मोबाइल क्वारंटीन वैन के पीछे एक संदेश भी पुलिस ने लिखवाया है, जिसमें लोगों से कोरोना कर्फ्यू का पालन करने की गुजारिश की गई है। इसके अलावा नैनीताल पुलिस जगह जगह कर्फ्यू तोड़ने वालों को सामाजिक दूरी का भी सबक सिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.